बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है थ्रोम्बोसिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो थ्रोम्बोसिस है इसको हम देख रहे हैं मीडियम रॉबिन्स में से, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हम उतना देखेंगे जितना एट द लेवल ऑफ फर्स्ट ईयर हमें रिक्वायर्ड है, बाकी चीज़ों को हम छोड़ देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे। तीसरी बात ये कि जो थ्रोम्बोसिस है अभी हम पढ़ेंगे, इट इज़ द पैथोलॉजिकल काउंटर पार्ट ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नोन एज हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस हम पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी में, उसको थोड़ा सा रिवाइव करेंगे, रिवाइज करेंगे और इसके बाद हम थ्रोम्बोसिस पे आएंगे, पैथोलॉजी पे आएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं हीमोस्टेसिस पे। हीमोस्टेसिस क्या है कि हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड का लॉस ना हो, बल्कि हमने ब्लड को कंजर्व करना है। सिंपल वर्ड्स में ये है हीमोस्टेसिस। ठीक है, अब कैसे कैसे एक तो क्या शराइत हैं और फिर कौन सी चीज़ें इनको मेंटेन करती हैं। हीमोस्टेसिस के लिए क्या शराइत हैं कि एक तो हमारे पास जो ब्लड है वो फ्लूइड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ब्लड किस फॉर्म में होना चाहिए? फ्लूइड फॉर्म में होना चाहिए, क्लॉट्स नहीं होने चाहिए उसमें, और वो नॉर्मली फ्लो कर रहा हो हमारी वेजल्स में। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या कि हमारा जो नॉर्मल वेजल्स हैं उनमें अगर कोई रप्चर आ जाता है ड्यू टू प्रेशर या किसी भी इंजरी की वजह से, कोई माइन्यूट रप्चर्स बहुत सारे हमारे वेस्कुलेचर में आते रहते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो वो जो नॉर्मली वेस्कुलेचर में हमारे रप्चर्स आ रहे हैं उन वहाँ पे हमारे पास प्लेटलेट जाए। ठीक है, और वहाँ पे वो अपना जो है प्लियोमॉर्फिक उसकी शेप होती है, तो वो प्लेटलेट जाता है और उस रप्चर को फिल कर देता है। रप्चर को फिल कर देगा तो हम बच जाएंगे इंटरनल ब्लीडिंग से। ठीक है, इस तरह से होती है हीमोस्टेसिस। ये हमारे पास तीन शराइत हो गई। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हीमोस्टेसिस करा रही हैं, इनको हम देखते हैं। तीन चीज़ें हैं, इनको आप नोट कर लें कि हीमोस्टेसिस के लिए हमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका बैलेंस ज़रूरी है हीमोस्टेसिस के लिए। एंडोथीलियम। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि एंडोथीलियम किस तरह से नेसेसरी है। एंडोथीलियम दो तरह से एक्ट कर सकती है, एक एंटीकोगुलेंट वे में और एक प्रोकोगुलेंट वे में। जब इंजरी नहीं है तो वो किस तरह से एक्ट करेगी? ऑफ कोर्स ये हम नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें, थ्रोम्बोसिस पे जब आएंगे तो उसकी बात करेंगे। अभी हम नॉर्मल फिजियोलॉजी यानी हीमोस्टेसिस की बात कर रहे हैं। एंटीकोगुलेंट वे में तब एक्ट करेगी जब हमें फ्लो ऑफ ब्लड चाहिए, हमारी वॉल में कोई रप्चर नहीं है, तो वो एंटीकोगुलेंट वे में एक्ट करेगी। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास प्लाज्मिनोजन होता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारे पास एंटी थ्रोम्बोटिक्स में आती हैं। किस में आती हैं? एंटी थ्रोम्बोटिक्स में आती हैं या फिर एंटी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हैं, ये हमारे पास हो गया एंटीकोगुलेंट वे। और प्रोकोगुलेंट वे क्या होगा कि हमारी एंडोथीलियल इंजरी हो गई है या सेप्सिस हो गया या किसी भी वजह से हमारे जो है प्लेटलेट एक्टिवेशन हो रही है। ठीक है, तो वो जो एंडोथीलियल है इंजरी है वो इनडायरेक्टली लीड करती है, डायरेक्टली एंडोथेलियल इंजरी किसको लीड करती है? प्लेटलेट एक्टिवेशन को लीड करती है, उसको भी अभी हम देखेंगे। तो बहरहाल इस पॉइंट पे हमें क्या पता होना चाहिए कि एंडोथेलियम प्रोकोगुलेंट वे में भी एक्ट कर सकती है और एंटीकोगुलेंट वे में भी एक्ट कर सकती है, बाय रिलीजिंग डिफरेंट केमिकल्स या बाय एक्सपोजिंग डिफरेंट केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स और रिसेप्टर्स जो भी कह लें, या डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, या डिफरेंट फैक्टर्स। उसके अलावा हमारे पास एंडोथेलियम हो गई कि एक एंटीकोगुलेंट वे है और एक प्रोकोगुलेंट वे है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड हैं या डीएक्टिवेटेड हैं। अगर हमारे पास हमें नॉर्मली हमें अगर चाहिए होगी, मतलब माइक्रोवेस्कुलेचर में हमारे कोई इंजरी हो गई है या कोई रप्चर हो गया है, तो हमें क्या चाहिए होगी? प्लेटलेट एक्टिवेशन चाहिए होगी। ठीक है, वरना हमें प्लेटलेट डीएक्टिवेशन चाहिए होगी, यानी प्लेटलेट्स हमारे जो है वो ना इन कांटेक्ट टाइम विद द एंडोथीलियम। ठीक है, इसके अलावा तीसरा फैक्टर के जो है हीमोस्टेसिस को मेंटेन करेगा वो क्या होगा? कोगुलेशन कैस्केड के फैक्टर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे पास था कि हमारे हीमोस्टेसिस किस तरह से हो रही है। ठीक है, अब हम हीमोस्टेसिस को बस थोड़ा सा मजीद देखेंगे और उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे जो कि थ्रोम्बोसिस है। ठीक है, तो अब हमारे पास जब एंडोथीलियम डैमेज होती है तो क्या होता है कि हमारे पास एंडोथीलियम जो है, हमें पता है कि इंटमा किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है? एंडोथीलियम और सब एंडोथीलियल कनेक्टिव टिश्यू। जब एंडोथीलियल डैमेज होगी तो क्या होगा? वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जब एक्सपोज होगा तो हमारे प्लेटलेट्स पे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को रिसेप्ट कर लेते हैं और उनसे जाके अटैच हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? GP1B। ठीक है, GP1B जाके वॉन विलिब्रेंट फैक्टर से अटैच हो जाएंगे। इस पर मज़ीद जो रिसेप्टर्स हैं जिनको हम कहते हैं GP2A या GP2B या फिर GP3A, GP2B या फिर GP3A, ये फिब्रिनोजिन के साथ जो है बाइंडिंग करेंगे और फिर वो मज़ीद इस तरह से हमारे पास एक पूरा क्लॉट बन जाएगा। मज़ीद प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते जाएंगे और आते जाएंगे एट द साइट ऑफ इंजरी, और इस तरह से हमारे पास क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास हीमोस्टेसिस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एबनॉर्मल पे, जो है
थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में क्या होगा कि हमारे पास कोई एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल क्लॉट डेवलप हो गया जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? अब वो किस वजह से डेवलप होता है, क्या कॉजेज़ होते हैं, ठीक है? उसमें हमारे पास 3 कॉजेज़ हैं, बेसिक कॉजेज़ क्या हैं? एंडोथेलियल इंजरी हो जाए या फिर ब्लड फ्लो एबनॉर्मल हो या फिर हाइपर कोagulability हो, ठीक है? एंडोथेलियल इंजरी, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, हाइपर कोagulability, ठीक है? ये कब-कब हो सकती है? एंडोथेलियल इंजरी कब होगी? जब हमारी ब्लड वेसल्स में शीयर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। क्या होगा? ब्लड वेसल्स में शीयर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, यानी कि जो कि हाइपरटेंशन में होता है। एंडोथेलियम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से एंडोथेलियल डैमेज हो गई। इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फ्लेमेशन ड्यू टू मोस्ट प्रोबेबली बैक्टीरिया होगी, तो इसकी वजह से मतलब कोई सेप्सिस हो गया, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। और क्या हो सकता है? हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो सकता है, जो कि हमारे पास हमारी एंडोथेलियल को डैमेज कर सकता है, ठीक है? हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया विल इवेंचुअली लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है? इसके अलावा कौन-कौन सी रीज़न्स हैं? ये 3 रीज़न्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? वेरिकोज़ स्ट्राइड। क्या कहते हैं? वेरिकोज़ स्ट्राइड, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? एक तो एंडोथेलियल इंजरी हो गई, इसके मैंने आपको बता दिया किन-किन कंडीशंस में हो सकती है। थ्रोम्बोसिस और किन कंडीशन में हो सकता है कि एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो, क्या क्या मतलब है कि नॉर्मली जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, मसलन अगर ये हमारे पास एक वेसल है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ वेसल, तो क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है ना, वो उसमें किस तरह से फ्लो हो रहा होता है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो ज़्यादातर एंडोथेलियम से कांटेक्ट में ना आएँ, बल्कि समझें कि वो बीच-बीच में चल रहे हैं, प्लेटलेट्स जो हैं, वो एंडोथेलियम से ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आ रहे, ठीक है? इस तरह से नॉर्मली ब्लड फ्लो होता है। लेकिन अगर यही ब्लड यहाँ पे स्टे करे, मतलब यहाँ पे रुक जाए, स्टेसिस हो जाए इसका, तो क्या होगा कि एंडोथेलियम से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएगा। जब ये एंडोथेलियम से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आएगा तो इसके एक्टिवेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्लेटलेट एक्टिवेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और हमारे पास इट विल इवेंचुअली लीड टू द थ्रोम्बोसिस और द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, ठीक है? तो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से भी हमारे पास थ्रोम्बोसिस होता है। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो में हम क्या देखेंगे कि एन्यूरिज्म्स होते हैं, एबनॉर्मल डायलेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एन्यूरिज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास किसी भी किसी भी वेसल का हमने एओर्टिक एन्यूरिज्म्स देखे थे, और इस तरह से किसी भी हमारे पास वेसल का एन्यूरिज्म हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स इन कॉन्टैक्ट आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा थ्रोम्बोसिस होगा। इसके अलावा हाइपर विस्कोसिटी हो सकती है, जो कि लीड कर सकती है हाइपर विस्कोसिटी भी आ जाती है इसमें। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो में हाइपर विस्कोसिटी होगी तो भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और इससे भी इंजरी के भी चांसेस बढ़ेंगे, और इस तरह से भी प्लेटलेट एक्टिवेशन हो सकती है। हाइपर विस्कोसिटी किस केस में होती है? पॉलीसाइथीमिया वेरा के केस में। किस में होती है? पॉलीसाइथीमिया वेरा। हमें पता है कि जब सारे के सारे ब्लड सेल्स हमारे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। इसके अलावा हो सकती है हाइपर कोएगुलेबिलिटी। हाइपर कोएगुलेबिलिटी के अभी हम पूरा चार्ट देखेंगे, लेकिन फॉर नाउ ये जेनेटिक भी हो सकती है, ठीक है? हमारे पास अगर हमने देखा है कि कोगुलेशन कैस्केड में क्या चीज़ें होती हैं, फैक्टर 5 होता है, फैक्टर 7, फैक्टर 10, ज़्यादातर ये वाले फैक्टर्स काम आ रहे होते हैं कोगुलेशन में। अगर उनमें से किसी का डिफेक्ट है, ठीक है, तो हमारे पास हाइपर कोएगुलेबिलिटी होगी, ठीक है? फैक्टर्स ज़्यादा हैं तो हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो जाएगी। इसके अलावा हाइपर कोएगुलेबिलिटी होती है स्मोकर्स में। स्मोकर्स में क्यों होती है? क्योंकि स्मोकर्स में प्लेटलेट प्रोडक्शन बढ़ जाती है। प्लेटलेट प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो ब्लड की जो है, आप कह लें कि ब्लड थिकन हो जाता है। जब ब्लड थिकन हो जाता है उसके भी सेम नताइज निकलते हैं कि थ्रोम्बोसिस होता है, ठीक है? इसके बाद हम थ्रोम्बोसिस को, जो अभी हमने देखा था कि एंडोथेलियम किस तरह से एक्ट करिए, उसको ज़रा दोबारा से देख लेते हैं। हमें हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स कि वो किन किन रीजंस की वजह से हो सकती हैं, ठीक है? तो इनहिबिट थ्रोम्बोसिस कौन कौन से फैक्टर्स कर रहे हैं? एंटी थ्रोम्बिन 3 कर रहा है, ठीक है? थ्रोम्बोसिस को इनएक्टिवेट थ्रोम्बोसिस को होने से बचाएगा, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर है, थ्रोम्बोमोड्यूलिन है, ठीक है? ये प्रोटीन सी है, प्रोटीन एस है। प्रोटीन सी को एक्टिवेट होने के लिए प्रोटीन एस की ज़रूरत होती है। इनकी डेफिशिएंसी होगी तो भी हमारे पास हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स डेवलप होंगी और थ्रोम्बोसिस की तरफ जाएगा, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो फेवर करेंगे थ्रोम्बोसिस को। वो कौन से फैक्टर्स हैं? फिब्रिनोजेन है, ठीक है? इसके अलावा वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है। इसके अलावा जब प्लेटलेट्स अटैच होते हैं, हमारे पास क्या होता है कि पहले एक प्लेटलेट जाके अटैच होगा, वो एक्टिवेट होगा, वो अपने ग्रेन्युलोसाइट्स है ना, ये तो ग्रेन्यूल्स रिलीज़ करेंगे, केमिकल्स रिलीज़ करेंगे, जो कि बाकी जो है प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेंगे। बाकी प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होंगे, आपस में जाके क्लॉट बनाएंगे, और इसके बाद वो जो है एक मैच्योर क्लॉट बन जाएगा ड्यू टू फिब्रिनोजन, और कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है? तो ये सारा हमारे पास क्लॉट फॉर्मेशन था। अब हमने प्रोकोगुलेंट्स भी देख लिए, एंटीकोगुलेंट्स भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स कब कब डेवलप हो सकती हैं।
ये जो हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स हैं ये जेनेटिक भी हो सकती हैं और सेकेंडरी भी हो सकती हैं, एक्वायर्ड भी हो सकती हैं, जेनेटिक भी हो सकती हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा कि हमारे पास फैक्टर 5 की म्यूटेशन हो जाए, प्रोटीन सी एस की डेफिशिएंसी हो जाए, जो कि मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा हाई रिस्क फॉर थ्रोम्बोसिस कौन कौन से हैं? एक तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, ठीक है। इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन है, टिश्यू इंजरी, इस तरह से ये सारी स्टेट्स हैं। और ये बस याद करना है आपने। और यहाँ पे स्मोकिंग है इंपॉर्टेंट, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है। तो ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी इन हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास जो हमने पढ़ा था कि किन किन वजह से हो रहा है, विर्कुस्ट्राइड पढ़ा है ना हमने कि 3 वजह से हो रहा है। तो उसमें हमारे पास हम जो एंडोथेलियल इंजरी है वो किस किन चीज़ों में कॉमन है? करोनरी आर्टरी डिजीज़ और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन में कॉमन है, ठीक है। करोनरी आर्टरी डिजीज़ CAD और MI में कॉमन है। इसके अलावा हमारे पास जो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो है, इसमें हमने अभी स्टेसिस देखा था। दूसरा पॉइंट क्या है कि टर्बुलेंस भी कॉज कर सकती है टुवर्ड्स थ्रोम्बस फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि प्लेटलेट आप समझें कि जो ब्लड है उसमें बीच बीच में चल रहे हैं। जब टर्बुलेंस होगी तो एंडोथेलियल से कांटेक्ट बढ़ जाएगा। एंडोथेलियम से जब कांटेक्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगी कि हमारा थ्रोम्बस फॉर्मेशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसमें अगर हमारे पास मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस होता है तो क्या होगा? डायलेशन हो जाएगी। कहीं भी डायलेशन हो, चाहे वेसल में हो या फिर हमारे पास उसमें हो किसी चैम्बर में हो हार्ट के, तो एंड यही स्टेसिस हो गया। और स्टेसिस कॉज करेगा ऑफ कोर्स थ्रोम्बस फॉर्मेशन। मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस होगा तो क्या होगा? हमारा लेफ्ट एट्रिया डायलेट हो जाएगा, वहाँ पे स्टेसिस होगा ब्लड का, और इससे हमारे पास थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी। मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस आफ्टर रियूमेटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो ये हमने सारी स्टेट्स देख ली हैं, हमने इनको बस इतना ही करना था। अब हम आ जाते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पे कि हमें हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी, ठीक है। हमें यहाँ पे मिलती हैं लाइंस ऑफ ज़ैन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास पेल लाइंस होती हैं, पेल लाइंस होती हैं ड्यू टू प्लेटलेट एंड फिब्रिन, ठीक है। प्लेल लाइंस होती हैं जिनको हम लाइंस ऑफ ज़ैन कहते हैं, अल्टरनेटिंग विद द रेड स्पॉट्स। मतलब एक रेड स्पॉट्स की लाइन होगी समझें, और जो रेड स्पॉट्स हैं वो क्या है? RBC या दूसरा वाला कंपोनेंट है, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है लाइंस ऑफ ज़ैन, पेल प्लेटलेट या फिर फिब्रिन लेस का पार्ट है, ठीक है। इस तरह से कुछ हमें हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग इसकी मिलेगी। ये है इसकी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग, ठीक है। और हमें ये यही है कि हमारे पास एक रेड एरिया होगा और एक पेल एरिया होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मज़ीद चीज़ों पे कि हम किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रोम्बस क्या हैं। एक तो अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास म्यूरल थ्रोम्बा है। म्यूरल थ्रोम्बा क्या होते हैं? हमारे पास अगर एओर्टिक ल्यूमेन में डेवलप हो, एओर्टिक ल्यूमेन या किसी चैम्बर में हार्ट के डेवलप हो जाए थ्रोम्बस, तो हम उसको म्यूरल थ्रोम्बाई कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूरल थ्रोम्बाई। कब कहते हैं? जब हमारे हार्ट के किसी चैम्बर या फिर एओर्टा में डेवलप हो थ्रोम्बस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दो टाइप्स ऑफ थ्रोम्बोसिस हैं, हम इनको जल्दी से देखेंगे। थ्रोम्बाई हैं आर्टेरियल थ्रोम्बाई और वेनस थ्रोम्बाई। आर्टेरियल थ्रोम्बाई और वेनस थ्रोम्बाई। आर्टेरियल थ्रोम्बाई में हमारे पास हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग क्या आएगी कि आर्टेरियल थ्रोम्बाई, आपने ये समझना है कि आर्टेरियल थ्रोम्बाई जो है वो ज़्यादातर हाइपर जो है टेंशन की वजह से होंगे। हाइपर टेंशन या फिर ऐसी स्टेट्स की वजह से होंगे। हमने भी पढ़ा था ना कि एंडोथेलियल डैमेज हो रहा है। तो आर्टेरियल थ्रोम्बोई ज़्यादातर किस वजह से होते हैं? एंडोथेलियल डैम इंजरी की वजह से होते हैं। हमने बिल्कुल स्ट्राइड में देखा एंडोथेलियल इंजरी थी, उसमें हाइपरटेंशन भी एक फैक्टर था। तो मैं उसको बता रही हूँ कि आर्टेरियल थ्रोम्बोई हमारे पास ज़्यादा प्रेशर होता है आर्टरीज़ में, तो ज़्यादातर एंडोथेलियल इंजरी की वजह से ये डेवलप होते हैं। और इनकी हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग क्या होगी कि इनमें प्लेटलेट्स, ये जो लाइंस ऑफ ज़ैन हैं या फिर इन जो हमारे पास पेलनेस है वो ज़्यादा होगी ड्यू टू मोर प्लेटलेट्स एंड मोर फिब्रिनोजन, ठीक है। क्योंकि वो हो ही किस वजह से रही हैं? एंडोथेलियल इंजरी की वजह से हो रही हैं, और वहाँ पे प्लेटलेट का क्लॉट बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा वेनस थ्रोम्बाई आप इस तरह से रख सकते हैं कि हमारे पास जो वेन्स होती हैं उनमें स्टेसिस ज़्यादा होता है, ठीक है। वेन्स में स्टेसिस ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा ब्लड को स्टोर कर सकती हैं। हमने तो उसमें जो ब्लड का पार्ट है या RBCs हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। कॉमन है इन द DVT, डीप वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, कि हम इसको पोस्टमार्टम क्लॉट्स से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पोस्टमार्टम क्लॉट्स, अब हमने देखना है कि इस पेशेंट की डेथ किस वजह से हुई है। तो हमें थोड़ा सा जो है पोस्टमार्टम जब हम एनालिसिस करेंगे वो इसीलिए होता है ना कि हम देखें कि पेशेंट की डेथ किस वजह से हुई है, ठीक है। तो अगर क्लॉट्स जो हैं वो जिलेटिनस हैं और चिकन फैटी हैं, यानी उनकी जो अपीयरेंस है उनमें फ़ैट ज़्यादा नज़र आ रहा है या वो जिलेटिनस हैं, ठीक है, तो क्या होंगे? वो पोस्टमार्टम क्लॉट्स हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि वो जो है ज़्यादातर जिलेटिनस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि वो अटैच नहीं होंगे विद द वेजल्स। अगर हमारे पास डेथ हुई है किसी थ्रोम्बस की वजह से तो वो थ्रोम्बस अटैच्ड होगा विद द वेजल्स, और दूसरा उसमें प्लेटलेट कंटेंट और ये जो हमारे पास
फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, इस तरह के कंटेंट्स होंगे। और हमके बाद ये है कि अगर थ्रोम्बाइड डेवलप हो जाएं ऑन द हार्ट वेल्व्स तो हम उनको क्या कहते हैं, वेजिटेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटेशंस कहते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरियल और फंगल होती हैं, इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं, ठीक है, जिस तरह से रूमेटिक फीवर हो गया। तो बस इसके लिए हमें इतना ही चाहिए था। अब हम आ जाते हैं फेट ऑफ थ्रोम्बस पे। फेट ऑफ थ्रोम्बस क्या होगी कि हमारे पास थ्रोम्बस किस किस चीज़ में डेवलप कर सकता है, मतलब थ्रोम्बस अब बन गया, अब उसका क्या होगा। एक तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो आर्टेरियल थ्रोम्बस है वो प्रोपोगेट करते हैं टुवर्ड्स द हार्ट, और जो वेनस थ्रोम्बस हैं वो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो की तरफ प्रोपोगेट करते हैं, ठीक है। प्रोपोगेशन क्या है कि थ्रोम्बस इनलार्ज हो रहा है, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा एम्बोलाइजेशन हो सकती है कि वो वहाँ से टूट जाए थ्रोम्बस अपने वेस्कुलर अटैचमेंट से, और जो है मूव करना शुरू कर दे विद द ब्लड। डिसोल्यूशन हो सकती है फिब्रिनोलिटिक फैक्टर्स की वजह से। ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकैनलाइजेशन हो सकती है कि वहाँ पे लाइसोसोमल एंजाइम आ जाएं और वो डाइजेस्ट कर दें अंदर वाले पार्ट को, और वो जो है रीमॉडलिंग, जो हमारे पास थ्रोम्बस डेवलप हुआ था वो वेजल वॉल के अंदर एडजस्ट हो जाए या रीमॉडल हो जाए, ठीक है। क्या होगा कि जो उसका पार्ट था फिब्रिनोलिट, जो उसके जो भी पार्ट था जो हमें वेजल वॉल के लिए नेसेसरी नहीं था, वो लाइसोजाइमल एंजाइम ने डिग्रेड कर दिया, और बाकी वहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स आ गए हमारे पास, ये वाली चीज़ें आ गई, और उन्होंने वेस्कुलर रीमॉडलिंग कर दी, ठीक है। तो ये हो सकती हैं फेट ऑफ थ्रोम्बाई। इसमें हमने जो एम्बोलिज्म है उसको डिटेल में देखना है इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि वीनस थ्रोम्बस जो है फ्लियो थ्रोम्बोसिस होता है, और ये ज़्यादा डेवलप होता है लोअर एक्सट्रीमिटी में ड्यू टू ब्लड स्टेसिस या फिर हाइपर कोआगुलेबल स्टेट्स, द वीनस थ्रोम्बस। और जो आर्टेरियल थ्रोम्बस है या कार्डियक थ्रोम्बस है, ये किस वजह से डेवलप होगा हमारे पास, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। किस वजह से डेवलप होगा, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स फिर जो है हमारे पास, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है तो एम्बोलाइज करेगा, और एम्बोलाइज करके हमारे ब्रेन, किडनी कहीं भी जा सकता है। ज़्यादा ससेप्टेबल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, किडनी, स्प्लीन, जहाँ की वेनस जहाँ का जो सप्लाई है वो ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा प्रोन होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये इसकी समरी है, हम सब चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं कि 3 फैक्टर्स थे थ्रोम्बस फॉर्मेशन में: एंडोथेलियल इंजरी, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो एंड हाइपरकोगुलेबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा ये हमने इसकी फेट्स अभी देखी हैं, और थ्रोम्बोसिस कॉज टिश्यू इंजरी बाय लोकल वेस्कुलर ऑक्लूजन और डिस्टल एम्बोलाइजेशन। क्या होगा कि हमारे पास थ्रोम्बोसिस में वेस्कुलर इंजरी होगी क्योंकि ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ठीक है, और इसके अलावा वो एम्बोलाइज भी कर सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल. Also don't forget Palestinian brothers and sisters in your prayers. Thank you so much.